नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत। हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे थे। महात्मा गांधी की मैंने 2 वीडियो डाल दी है। ये है महात्मा गांधी भाग 3। महात्मा गांधी भाग 3। मैंने आपको बता दिया था कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। भारत आकर के उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले उन्हें ये सलाह देते हैं कि कान खुले रखो, मुंह बंद रखो, यानी कुछ दिन तक आप इस भारत में जो कुछ हो रहा है उसको आप देखो, उस पर अध्ययन करो। उसके बाद उन्होंने साबरमती में एक आश्रम बनाया। फिर 1917 की बात है कि गांधी जी पहली बार किसी आंदोलन में भाग लेने के लिए गए। चंपारण में किसान आंदोलन हो रहा था नील की खेती के खिलाफ। उस आंदोलन में गांधी जी को सफलता मिली। उसके बाद खेड़ा और अहमदाबाद के मजदूर मिल में जो आंदोलन हुआ उसमें भी गांधी जी को सफलता मिली। अब गांधी जी का हौसला धीरे धीरे बढ़ रहा था। मैंने बताया आपको, गांधी जी ने 1909 में एक पुस्तक लिखी थी, हिंद स्वराज। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा था कि 1 वर्ष तक हम अंग्रेजों का अगर सहयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेज भाग जाएंगे। ठीक है ना। यानी 1 वर्ष तक हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। ये बात 1909 में कही थी उन्होंने। अब समय आ गया है। गांधी जी को पहले 3 आंदोलनों में सफलता मिली। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। इस प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने मित्र राष्ट्रों का सहयोग दिया, इंग्लैंड का साथ दिया। हमने इंग्लैंड का साथ दिया, इंग्लैंड की जीत हो गई। हमें इस बात की आशा थी कि अंग्रेज हमें कुछ न कुछ तोहफा देंगे, और तोहफे के फलस्वरूप अंग्रेजों ने हमें दिया रोलेट एक्ट। मैंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का वीडियो डाल दिया है, वो आप एक बार देख लेना। रोलेट एक्ट दिया 1919। उसके खिलाफ में गांधी जी ने हड़ताल की। जलियांवाला बाग हत्याकांड, हजारों लोग मारे गए। जलियांवाला बाग में हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए। फिर हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई, उससे भी गांधी जी को निराशा हुई। ठीक है ना, गांधी जी को निराशा हुई। अब गांधी जी का बैकग्राउंड है वो बिल्कुल तैयार हो गया था कि अब किसी न किसी प्रकार से आंदोलन करना है। अब आंदोलन होने ही वाला था। उससे पहले एक और घटना हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वार जो समाप्त हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार में वर्ल्ड की 2 शक्तियों ने भाग लिया। एक था मित्र राष्ट्र, एक था धुरी राष्ट्र। जब धुरी राष्ट्रों की इस युद्ध में हार होगी तो धुरी राष्ट्र में तुर्की था। तुर्की का पद हुआ करता था एक खलीफा। एक मुसलमानों का एक धार्मिक पद था। ठीक है ना, खलीफा मुसलमानों का धार्मिक पद था। और तुर्की की हार के बाद जब इस खलीफा पद को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया और नई सरकार बनी कमाल पाशा के नेतृत्व में नई सरकार बनी। खलीफा पद को समाप्त कर दिया और ये मुसलमानों की धार्मिक आस्था का प्रतीक था। यहां से हो गए मुसलमान खिलाफ। किसके? दुनिया के मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। तो दुनिया के मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। भारत के जो भी अली बंधु थे,
शौकत अली और रहमत अली। उसके अलावा जिन्ना और भी सर सैयद अहमद खान वगैरह थे, जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया कि हमारे साथ, मुसलमानों के साथ इस प्रकार का अत्याचार हुआ है तो हम मुसलमानों के खिलाफ करेंगे। तब उन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई। उधर गांधी जी ताक ही रहे थे कि अब थोड़ा बहुत सहयोग मिले तो अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन शुरू करना है जिससे अंग्रेज यहाँ से भाग जाएंगे। तो इन्होंने अंग्रेजों को कहा, सॉरी गांधी जी को कहा कि आप हमारा सहयोग कीजिए। तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में अपना सहयोग दे दिया और खिलाफत जो कमेटी बनी थी उस कमेटी में गांधी जी को बना दिया अध्यक्ष। गांधी जी क्या बने? अध्यक्ष। गांधी जी हर चीज को हाथ लगा रहे, वो सोना बन रही है। गांधी जी का हौसला धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस खिलाफत कमेटी का गठन किया। वैसे ही समस्या भारत की नहीं थी, ये समस्या विश्व के मुसलमानों की थी। गांधी जी ने इसको गोल्डन चांस देखा। गांधी जी ने देखा हम अभी इनका सहयोग करेंगे और ये हमारा सहयोग करेंगे। तो खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष गांधी जी को बनाया गया। फिर भी अंग्रेज नहीं माने। तब गांधी जी ने जो हिंद स्वराज में जो लिखा था वो आंदोलन गांधी जी ने शुरू करने का फैसला कर लिया। 1 अगस्त 1920 को कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने ये प्रस्ताव रखा, लेकिन उसी दिन 1 अगस्त के दिन ही 1920 लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उस समय गांधी जी से पहले 3 लोग भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे थे, लाल, पाल और बाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। एक ऐसा स्तंभ भारतीय क्रांति का आज ढह गया। इस वजह से इस दिन इस आंदोलन को शुरू नहीं कर सके। इस तिलक के नाम पर गांधी जी ने तिलक फंड की स्थापना की। तिलक फंड, और इसमें उस समय 1 करोड़ रुपए जमा हुए। तिलक फंड में 1 करोड़ रुपए उस समय लोगों ने जमा किए। अब आया दिसंबर का कांग्रेस का अधिवेशन, दिसंबर 1920। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन है वो शुरू कर दिया। आंदोलन शुरू कर दिया और गांधी जी के जीवन का ये सबसे बड़ा और पहला आंदोलन था। उसके बाद और आंदोलन होंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा और भारत छोड़ो आंदोलन होगा। ये पहला आंदोलन था जो गांधी जी ने अपनी रणनीति से शुरू किया। उस समय यह आंदोलन शुरू हो गया और भारत के सभी स्थानों पर यह आंदोलन एक साथ शुरू हुआ। पूरे देश के अंदर चला। बात करते हैं 1921 की, तो प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आ रहे थे। राजकुमार भारत आ रहे थे। उस समय इनका स्वागत किया गया जोरदार। किससे? हड़ताल से, नारेबाजी से। हड़ताल, नारेबाजी, इस प्रकार से प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत किया गया मुंबई में। पूरे देश के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से जो कानून, जो गांधी जी ने पहले कहा था कि हम इस प्रकार आंदोलन करेंगे तो 1 साल में आजादी मिल जाएगी, वास्तव में 1 साल में आजादी मिलने ही वाली थी। अब आंदोलन है वो चल रहा था, जिसके अंतर्गत वकीलों ने वकालत छोड़ दी, ठीक है ना, वकालत छोड़ी। स्कूल और कॉलेज बंद करवा दिए अंग्रेजों की, ठीक है ना। आज भी हो रहा है ना,
आज भी मोदी जी ने बंद करवाई है, और उसमें गांधी जी ने बंद करवाई। ये अंग्रेजों के खिलाफ, और आज का 2020 वाली कोरोना के खिलाफ सेम ही है। स्कूल कॉलेज, और उनको पता है कि अंग्रेज आया क्या है, व्यापार के उद्देश्य से। तो भाई इनके जो विदेशी वस्त्र है, उस वस्त्रों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दिया गया। और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, बल्कि होली जलाएगी कि हम आपका माल नहीं लेंगे। जो उपाधियां थी वो त्याग दी, ऐसे गांधी जी के केसर हिंद, टैगोर, नाइट हुड की उपाधियां इन्होंने त्याग दी। अब आंदोलन बहुत बढ़िया चल रहा है। बात है 1 फरवरी 1922 की। गांधी जी ने कहा इससे काम चलने वाला नहीं है, अब भारत में एक और विशाल आंदोलन करना पड़ेगा, एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी कि हम जल्द ही एक और आंदोलन शुरू करेंगे, उसका नाम होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन बात है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक गांव है चोरी चोरा। भारत के जो क्रांतिकारी वो जुलूस निकाल रहे थे, उस जुलूस पर कहते हैं कि पुलिस वाला ने उस जुलूस को रोकने का प्रयास किया, ये जुलूस इतना भारी भरकम था कि जुलूस रुका नहीं, तो उन्होंने फायरिंग कर दी। उस फायरिंग में 3 लोग जो क्रांतिकारी थे वो मारे गए, भयंकर। और उस जुलूस को और ज्यादा गुस्सा आया और ये पड़ गए अंग्रेजों के, इस पुलिस वालों के पीछे। पुलिस वाले वहां से भाग गए, और भाग करके कहाँ गए, पुलिस थाने में। कहाँ जाएंगे, वहीं जाएंगे, पुलिस थाने में भाग गए। ये लोग जुलूस जैसा था वैसा का वैसा क्रोध के साथ आ गया इनके पीछे, और 21 + 1 21 सिपाही कांस्टेबल और 1 थानेदार। उसमें जो पुलिस थाना था, उस पुलिस थाने में इन्होंने आग लगा दी। क्या लगा दी, आग लगा दी। और आग लगाती 21 + 1 जिंदा जल करके राख हो गई। गांधी जी ने जो कहा था, अब क्रांतिकारियों ने उसे उल्टा करना प्रारंभ किया। गांधी जी ने कहा था किसी प्रकार से हिंसा नहीं करनी है, लेकिन यह हिंसा हो गई। अब हिंसा हो गई, उस समय गांधी जी बारडोली में थे, तो गांधी जी की आत्मा को ठेस पहुंचा। गांधी जी को लगा ये गलत है, क्योंकि गांधी जी लीडर थे। अंग्रेजों ने भी गांधी जी पर दबाव डाला, गांधी जी इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है ना। तब कहते हैं 12 फरवरी 1922 को बारडोली से गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। कौन सा असहयोग आंदोलन था वो वहीं से स्थगित कर दिया। अब आंदोलन इस प्रकार, यानी मुंह में आया हुआ कोरा है वो गिर गया। मुंह में आया, हाथ तो लगा पर मुंह में नहीं आया। यानी गांधी जी अब इस प्रकार की हरकत थी गांधी जी की, इससे काफी लोग परेशान हो गए। जैसे उस समय
जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि कन्याकुमारी में एक ऐसी घटना होती है जिसके कारण हिमालय का कोई गांव भुगता है। यानी किसी छोटे से गांव में घटना हुई है और उसका खामियाजा पूरे भारत को भुगतना पड़ रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था, ये बच्चों वाली हरकत की है महात्मा गांधी, बापू आपको हिंदुस्तान नहीं बख्शेगा। इस प्रकार गांधी जी का विरोध हुआ। लेकिन गांधी जी ने यंग इंडिया, इनका समाचार पत्र था। यंग इंडिया क्या था? समाचार पत्र था। इस यंग इंडिया समाचार पत्र में इन्होंने बात लिखी कि मैंने आंदोलन इसलिए स्थगित किया है कि आंदोलन हिंसात्मक हो गया था और हमारा जो उद्देश्य था वो हिंसात्मक नहीं था। अब गांधी जी को तुरंत गिरफ्तार कर दिया गया। गिरफ्तार कर सीधा जेल में उनको हुई 6 वर्ष की सजा। 6 वर्ष की सजा हो गई। गांधी जी को 6 वर्ष की सजा हो गई। अब गांधी जी जेल के अंदर, आंदोलन स्थगित, किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं है। गांधी जी को 1924 में 1924 में फरवरी 1924 को गांधी जी को रिहा कर दिया। उसके बाद अक्टूबर 1924 में कांग्रेस का 40वां अधिवेशन कहाँ हुआ? बेलगांव में। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 1924 में बेलगांव कर्नाटक में हुआ, जिसमें गांधी जी बने पहली बार अध्यक्ष। गांधी क्या बने? अध्यक्ष बने। एक बार गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सिर्फ इतने साल में सिर्फ एक बार गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वो है बेलगांव कर्नाटक में, जो कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। उस 40वें अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बने थे। ये इंपॉर्टेंट है। अब गांधी जी 1925 से रचनात्मक कार्य में लगे। अब गांधी जी ने जो आंदोलन था, उस नया आंदोलन करना था, उस आंदोलन का बैकग्राउंड तैयार करने लगे। ठीक है ना? पहले वो बैकग्राउंड तैयार करेंगे, फिर आंदोलन करेंगे। अब गांधी जी रचनात्मक कार्य में लगे। उधर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद वगैरह जो उग्रवादी दल था, इसको क्रांतिकारी दल कहेंगे, वो आंदोलनों की कमान संभालता है। 1927 साइमन कमीशन भारत आता है। पूरे भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। तो इस प्रकार ये 20 का कुछ घटनाक्रम था। लेकिन बात आती है 1930 की। अब गांधी जी के लिए बैकग्राउंड तैयार। काफी समय हो गया था आंदोलन का, और आंदोलन करना गांधी जी का बाएं हाथ का खेल था। गांधी जी ने 1929 में इरविन को 11 सूत्री मांगे रखी थी। किस माध्यम से रखी थी? अपना पत्र यंग इंडिया। ये गांधी जी का समाचार पत्र था। यंग इंडिया किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र जो गांधी जी खुद छापते थे, उसमें इरविन के सामने 11 सूत्री मांगे रखी। लेकिन इरविन ने इस और कोई ध्यान दिए ही नहीं। इरविन ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। तब कहते हैं गांधी जी ने फरवरी के महीने में
वापस नए आंदोलन की योजना बनी और 1 मार्च 1930 को उसमें प्रधानमंत्री, उसमें वायसराय था इरविन को एक पत्र लिखा और कहा कि मैंने आपके सामने जो मांगे रखी थी उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है। इरविन इस और कोई ध्यान नहीं दिया। तब गांधी जी ने 6 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से, साबरमती से 78 अनुयायी, 78 लोग थे इनके साथ। कितने लोग थे? 78 लोग थे। चल पड़े। कहां के लिए? दांडी के लिए। दांडी यात्रा पर निकल पड़े। क्या करना था? नमक कानून तोड़ना था। नमक कानून तोड़ना। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने 6 मार्च 1930 को साबरमती से 78 लोगों के साथ दांडी यात्रा शुरू कर दी और नमक कानून तोड़ना था। अब गांधी जी 24 दिन तक चले, लगभग 320 किलोमीटर पैदल चले। हर गांव से होकर के चल रहे थे और जहां जहां चल रहे थे वहां लोगों की भीड़ है वो गांधी जी के जयकारे कर रही थी और गांधी जी के साथ हो रही थी। और जब 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच गए। वहां पर हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद थे। 5 अप्रैल 1930 गांधी जी पहुंच गए दांडी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। खुद एक मुट्ठी पर नमक उठाया और नमक कानून, पहले जो नमक पर भी टैक्स लगता था, नमक कोई भी बिना लाइसेंस के नमक नहीं बना सकता था। अब उन्होंने नमक का कानून तोड़ दिया कि आप लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है, अब आप कानून तोड़ दिया मैंने, अब आप नमक आप बना सकते हो। उस दरमियान 1930, 1931 और 1932 ये हैं गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन आंदोलन ये शुरू हो गया है। अब वही जो इरविन है, इरविन के ऊपर दबाव आया। रेम्स मैकडोनाल्ड, ये कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। रेम्जे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इन्होंने दबाव डाला कि भारत के अंदर इस प्रकार की हरकतें हो रही है, आप ध्यान दीजिए। तब इरविन और गांधी जी के मध्य एक समझौता होता है। वो होता है 5 मार्च 1931 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। क्योंकि इस समय ये आंदोलन चल रहा था इसलिए कांग्रेस ने इस आंदोलन में, इस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। सेकंड गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ, उसको कहा गया गांधी इरविन समझौता। कब हुआ? 5 मार्च 1930 को हुआ। कब हुआ? 5 मार्च 1930 को हुआ गांधी इरविन समझौता। और भगत सिंह को फांसी कब हुई? 23 मार्च 1931, यानी ठीक 15 दिन पहले ही ये गांधी इरविन समझौता हुआ है। तो इसमें बात तो गांधी जी ने भगत सिंह को छोड़ने की रखी थी, लेकिन इरविन ने इस बात को नहीं माना। अब गांधी जी रवाना हो गए ब्रिटेन और आंदोलन कर दिया स्थगित। आंदोलन कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया और गांधी जी
MS राजपूताना नामक जहाज है, उस जहाज में बैठ करके गांधी जी ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग लेने के लिए रवाना हो गए। उनके साथ सरोजिनी नायडू, मदन मालवीय, गांधी जी खुद और भी कई लीडर थे, वो सब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। जबकि एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया वो था डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। और उसके बाद उसके अलावा एक और गंगा सिंह जी थे, बीकानेर थे, जिन्होंने भी इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। MS राजपूताना जहाज से ये लंदन चले गए, ठीक है ना, धोती पहनी हुई और थोड़ा बहुत तन ढका हुआ गांधी जी इस प्रकार जाते हैं लंदन और गोलमेज सम्मेलन में बैठते हैं। तब वहां एक चर्चिल पूछता है इरविन से कि इरविन साहब अब बताइए, ऐसा ऐसा कौन सा ऐसा गांधी है जो पूरे अंग्रेज सरकार को नाक में दम कर रखा है वो कौन, मुझे बताओ तो सही। तब इरविन कहता है कि वो बेटा, ऐसा होता गोलमेज सम्मेलन, है ना। तो ये बेटा गांधी, ये बेटा गांधी। तब चर्चिल कहता है कौन सा, वो अधनंगा फकीर, अधनंगा फकीर। किसने कहा? चर्चिल ने कहा। किसको कहा? गांधी को कहा। गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? चर्चिल ने कहा। कब कहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान। अब हो गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू। ब्रिटेन प्रधानमंत्री रैमजो मैकडोनाल्ड ने एक प्रस्ताव लाया, यानी कानून लाया, जिसमें था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यानी कि हिंदू में भी अलग दलित। अब दलितों को हिंदुओं से अलग निर्वाचन मिलेगा, उनको अलग कोटा, उनको अलग आरक्षण मिलेगा। इस बात से गांधी हो गए नाराज। गांधी ने कहा नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। पहले से हम और मुसलमानों को आपने 1909 के अधिनियम में अलग कर दिया, पहले से हम और मुसलमान लड़ रहे, अब हम और दलित आपस में लड़ेंगे फिर तो हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। तो गांधी जी ने कहा मैं आंदोलन में ऐसा करेंगे तो मैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से निकल जाऊंगा। तो वहां बात नहीं बनी और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आ गए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन फैल। अब गांधी जी वापस आकर के अपना वही सविनय अवज्ञा आंदोलन जहां पड़ा था वहीं से शुरू कर दिया। कभी मैं पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू करने की घोषणा करता हूं। अब यह आंदोलन शुरू हो गया। गांधी जी के बाएं हाथ का खेल था, आंदोलन वापस शुरू हो गया। आंदोलन शुरू हो गया। उस समय बहुत बड़े दलित नेता थे, डॉक्टर अम्बेडकर, बहुत बड़े दलित नेता थे डॉक्टर अम्बेडकर, जो कि इस पक्ष के समर्थक थे कि दलितों को अलग से रिजर्वेशन मिले। अब डॉक्टर अम्बेडकर उसमें दलित नेता थे और अब गांधी जी ने इसके विरुद्ध है वो आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन शुरू कर दिया। कहां कर दिया? यरबदा जेल में। गांधी जी यरबदा जेल थे, यरबदा जेल में ही गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब गांधी जी ने ये अनशन शुरू कर दिया। कई दिन तक अनशन रहा। अंत में स्थिति ऐसी आ गई
कि अब गांधी जी के बारे में ये कहा जाने लगा कि गांधी जी कभी भी इस दुनिया को छोड़ सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को भी लगा कि अगर गांधी जी मर गए तो इसका पूरा पूरा इंतजाम मेरे ऊपर ही आएगा। इस वजह से 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य होता है पूना पैक्ट। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य, और इसकी मध्यस्थता करते हैं मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय इसकी अध्यक्षता करते हैं, और पंडित मदन मोहन मालवीय भी यहाँ पर साइन करते हैं पूना पैक्ट के माध्यम से। अब अंबेडकर राजी हो गए कि हमें अलग से रिजर्वेशन नहीं चाहिए। अब गांधी जी ने ये आंदोलन भी स्थगित कर दिया। अब धीरे धीरे ये आंदोलन समाप्ति हो गया। उसके बाद गांधी जी कई सालों तक सिर्फ अपने स्तर पर ही काम कर रहे थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह कर रहे थे। 1940 में गांधी जी ने कहा कि अब आप व्यक्तिगत सत्याग्रह करो, अब कोई विशाल आंदोलन नहीं करना है, केवल व्यक्तिगत सत्याग्रह करो, और व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से ही हम अंग्रेजों को घुटने टिका सकते हैं। क्योंकि 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। अब अंग्रेज थे वो द्वितीय विश्व युद्ध में बिजी हो गए। इसलिए गांधी जी ने कहा कि आप अपने स्तर पर भी सूचना दे दो मजिस्ट्रेट को कि मैं कल आंदोलन करूंगा, और अगर गिरफ्तारी हो तो गिरफ्तारी दे दो। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला जो जेल जाने वाला था वो था विनोबा भावे। दूसरा था JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा था ब्रह्मदत्त शर्मा। ये 3 लोग थे जिन्होंने सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह में इन्होंने गिरफ्तारी दी। गांधी जी ने गिरफ्तारी नहीं दी, 10,000 लोग वहां गिरफ्तार हो गए। आंदोलन बहुत ठीक ठाक चल रहा था। उस समय जापान जो कि ब्रिटेन का एंटी था, जापान चीन पर पहुंच गया, चीन पर अधिकार कर लिया। चीन से भारत की ओर आ रहा था, क्योंकि हम अंग्रेजों का सहयोग दे रहे थे, हम इंग्लैंड के साथ थे, और जापान इंग्लैंड को हराना चाहता है। इंग्लैंड का अधिकार भारत में है। इस वजह से जापान चाहता है कि भारत को जीते, क्योंकि भारत पर अंग्रेजों का अधिकार है, और भारत को जीतेंगे तो हम अंग्रेजों को जीत लेंगे। इस बात का डर था। इसलिए गांधी जी ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम अभी एक आंदोलन चलाए, एक विशाल आंदोलन चलाए। अगर जापान को लगे कि ये बेचारे खुद अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। जी हाँ, वो प्लान था 8 अगस्त 1942 ग्वालियर टैंक। ठीक है ना, 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक से महात्मा गांधी ने संबोधित किया। क्या कहा? करो या मरो, हिंदुस्तानियों डू एंड डाई, यहाँ तो करो या मरो। अब इस बात का असर पड़ा और 9 अगस्त को आंदोलन शुरू हो गया। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू हो गया, और उसी दिन समस्त लीडर थे कांग्रेस के, उनको कर दिया गिरफ्तार। ये एकमात्र ऐसा आंदोलन था जिस आंदोलन में किसी ने भी नेतृत्व नहीं किया। ये एक प्रकार का नेतृत्वहीन आंदोलन था, लेकिन सबसे खतरनाक आंदोलन था। इस आंदोलन की वजह से ही अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। अब यह आंदोलन धीरे धीरे चल ही रहा था। उस समय पाकिस्तान की मांग भी उठी थी। जब पाकिस्तान की मांग उठी तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा। वास्तव में महात्मा गांधी नहीं चाहते
कि भारत के टुकड़े हो, क्योंकि महात्मा गांधी ने 1932 में जो मैकडोनाल्ड पसाण था उसके विरुद्ध अनशन किया था। वो क्यों किया था? वो ये चाहते थे कि हमें इस प्रकार के निर्वासन नहीं चाहिए जिससे सांप्रदायिकता फैले, हमारे देश के टुकड़े नहीं होने चाहिए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की मांग पर जिन आड़े रहे, पाकिस्तान बढ़ना, तो गांधी जी ने अब राजनीति में इंटरेस्ट लेना कम कर दिया। जब 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उस समय गांधी जी है वो घर से बाहर तक नहीं निकले, और गांधी जी को बहुत सदमा पहुंचा, बहुत दुख हो रहा था कि अब मेरे साथ किस प्रकार का हो रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ देश के टुकड़े हो, लेकिन फिर भी टुकड़े हुए। गांधी जी अंत में, सरदार पटेल ने एक बार कहा था, गांधी जी आप सिक्योरिटी ले लो, आप सुरक्षा गार्ड ले लो। गांधी जी ने कहा था मेरे लिए सुरक्षा गार्ड की जरूरत नहीं है। अंत में 30 जनवरी 1948 1948 बापू मंदिर जा रहे थे। वहीं पर नाथुराम गोडसे नामक व्यक्ति ने महात्मा गांधी को गोली मार दी, और गोली मारते ही बापू वहीं सो गए, आज दिन तक न उठे हैं। और उसी दिन महात्मा गांधी का जो अंतिम संस्कार हुआ उसमें 5 लोग उपस्थित हुए थे। न सोशल मीडिया, न व्हाट्सएप, न फेसबुक, न टीवी, इतने लोग इकट्ठा हो गए। भारतीय जनसंख्या भी नहीं थी, भारतीय जनसंख्या भी 36 करोड़ थी उस समय। 5 लोग अंतिम संस्कार में, और भारत की आज दिन तक